नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में त्योहार की खरीद करने निकले लोग, छुट्टी के कारण शहर में लोगों की संख्या कम। भालकी में दशहरा के मौके पर बाजारों में आई रौनक। यदुवीर ने मैसूर पैलेस में आयुध पूजा की। कर्नाटक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 3% से अधिक डीए बढ़ोतरी की घोषणा की। एचडी कुमारस्वामी ने सीएम सिद्धरामैया को कहा कर्नाटक का हीरो। मराठा समुदाय को आरक्षण देने की बात पर सामने आया डिप्टी सीएम फडणवीस का बड़ा बयान। चरम पर है नफरत, अल्पसंख्यक मुसलमानों का सफाया करना चाहती है बीजेपी। जयपुर में जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में आज दशहरा त्योहार के मौके पर छुट्टी रहने से सड़कों पर लोगों की भीड़ कम देखने में आई है, लेकिन लोग त्योहारों की खरीद करने बाजारों में उमड़े। तो वहीं कई लोग त्योहार को अपने पारंपरिक रूप से मनाने के लिए सामग्री आदि खरीदते नजर आए। त्योहार खासकर बच्चे रंग बिरंगे पोशाक में त्योहार की खुशी में डूबे दिखे। शहर में कपड़ों, फूल, फल, मेडिकल सहित अन्य कुछ जरूरत की दुकानों को छोड़कर बाजार बंद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। भालकी में आज दशहरे के अवसर पर लोग कपड़े, फूल और अन्य चीजों की खरीदारी जोरों पर है। भालकी शहर के मार्केट में आज लोगों की आवाजाही छाई रही, जिससे बाजार में रौनक आई। लोग त्योहार मनाने के लिए लगाने वाली वस्तुओं की खरीद करने के लिए व्यस्त रहे। भालकी से सैमुअल की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। नवरात्रि समारोह के 9वें दिन सोमवार को मैसूर पैलेस में पूर्व शाही परिवार के वंशज यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियर द्वारा परंपरा के अनुसार आयुध पूजा मनाई गई। पूजा अनुष्ठान सुबह 5:30 से शुरू हुआ, जिसमें चंडिका होम और अन्य अनुष्ठान आयोजित किए गए। बाद में यदुवीर ने अस्त्र शस्त्र की पूजा की। यदुवीर ने महल के हाथियों, घोड़ों और गायों की भी पूजा की। पूर्ववर्ती शाही परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन भी परिसर में इकट्ठा हुए और पूजा की गई। मंगलवार को विजयदशमी के दिन यदुवीर विजय यात्रा में हिस्सा लेंगे और बन्नी पेड़ की पूजा भी करेंगे। विजयदशमी उत्सव, जिसमें जम्बू सवारी, झांकी और लोक मंडलों का जुलूस शामिल है, मंगलवार दोपहर को मैसूर पैलेस परिसर से निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया नाड़हब्बा दशहरा 2023 के समापन पर गोल्डन हावड़ा के ऊपर देवी चामुंडेश्वरी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। कर्नाटक सरकार ने 21 अक्टूबर को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 3.75% बढ़ाने की घोषणा की। एक आदेश में सरकार ने कहा कि वह महंगाई भत्ते को मौजूदा 35% से संशोधित कर 38.75% कर रही है। सरकार ने यह भी कहा कि यूजीसी, एआईसीटीई, आईसीएआर पैमाने पर व्याख्याताओं और न्यायिक अधिकारियों को उनके डीए में 4% की बढ़ोतरी मिलेगी। इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार 1109 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीए दिया जाता है, क्योंकि मुद्रास्फीति का प्रभाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है। इसलिए डीए की गणना कुछ कारकों जैसे वेतन मैट्रिक्स, शहर के प्रकार आदि के आधार पर कर्मचारियों के बीच भिन्न होती है। अपना हमला जारी रखते हुए जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की तुलना कुख्यात रोमन सम्राट नीरो से की। कुमारस्वामी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट राज्य बिजली की भारी कमी का सामना कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में कर्नाटक के नीरो यानी सिद्धरामैया को क्रिकेट मैच देखने का समय मिल जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धरामैया का क्रिकेट देखना उस कहानी की गंभीर याद दिलाता है कि जब रोम जल रहा था तो रोमन सम्राट नीरो सारंगी बजा रहा था। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
AP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। मराठा समुदाय को आरक्षण देने की बात पर डिप्टी सीएम फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वह मराठा समुदाय को आरक्षण देंगे। हम सभी मुख्यमंत्री का समर्थन करते हैं। राज्य सरकार आरक्षण के लिए प्रयास करेगी। उन्होंने कहा, अजित दादा ने क्या कहा इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ओबीसी गणना में सरकार की भूमिका पहले ही स्पष्ट हो चुकी है। सरकार ने कभी इसका खंडन नहीं किया। यह पद्धति का प्रश्न है, जैसा कि बिहार में हुआ है। ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न न हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन करने की मांग पर फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री इस संबंध में उचित निर्णय लेंगे। जरूरत पड़ी तो पुनर्गठन भी किया जाएगा। अगर कोई रिक्तियां हैं तो उसे भी पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरक्षण बहुत गंभीर मुद्दा है। पूर्व में हमारी सरकार ने आरक्षण दिया था, इसे हाई कोर्ट में बरकरार रखा गया है। जब तक हमारी सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई। उसके बाद जो हुआ उसकी राजनीति में हम नहीं जाना चाहते। कल मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिबद्धता बता दी है कि वह मराठा समुदाय को आरक्षण देंगे। हम सभी मुख्यमंत्री का समर्थन करते हैं। राज्य सरकार आरक्षण के लिए प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि जब संविधान न्यायपालिका सम्मानित हो तो सोच समझकर फैसला लेना पड़ता है। आज जल्दबाजी में फैसला लिया गया, अदालत में टिकेगा नहीं तो फिर उस पर टीका टिप्पणी होगी कि आपने समाज को मूर्ख बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम स्थायी निर्णय लेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने जयपुर में कहा कि आपने कभी बीजेपी कभी कांग्रेस का साथ दिया। पिछले 65 सालों में मजलिस सबको साथ लेकर चलती आई है। एक बार मजलिस का साथ दीजिए। ओवैसी ने कहा, नफरत अपने चरम पर है। बीजेपी अल्पसंख्यक मुसलमानों का बिल्कुल सफाया करना चाहती है। आए दिन राजस्थान हो या कोई प्रदेश हो, मॉब लीचिंग होती है। चेहरे पर दाढ़ी टोपी देखकर नफरत की जाती है। हमारी बेटी बहन हिजाब पहनकर कॉलेज जा रहे थे तो रोक दिया गया। मजहब के नाम पर कानून बनाए जाते हैं। ओवैसी ने कहा, भारत में तालीम और सामाजिक तौर पर सबसे कमजोर और सबसे गरीब आदिवासी के बाद मुसलमान और दलित भाई हैं। इनके पास कोई सियासी ताकत नहीं है। 2014 से मोदी जब से पीएम बने, नफरत में इजाफा हुआ है। आप इस मुल्क से फिरका परस्ती को खत्म करना चाहते हैं तो नफरत को खत्म करना होगा। इसके लिए आपको सियासी ताकत बनना पड़ेगा। ओवैसी ने कहा, किसी माई के लाल से डरने की जरूरत नहीं है। संविधान में लिखा गया है कि मन में जो बात है सामने लेकर आए, आपको बराबरी मिलेगी। संविधान में भाईचारा पैदा करना है। उन्होंने कहा, आप नफरत से हिस्सेदारी और बराबरी चाहते हैं, भेदभाव खत्म करना चाहते हैं तो मजलिस को वोट देकर लड़ाई का आगाज करना पड़ेगा। मेरा मकसद है कि मोदी कभी दोबारा देश के वजीर आजम ना बने। कहा जाता है कि पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहती है। ऐसा होता भी है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे घटित हो जाता है कि पुलिस के किए हुए सभी अच्छे कामों पर पानी फिर जाता है। यह कोई और नहीं बल्कि खुद पुलिस के जवान ही होते हैं। दरअसल झारखंड के बोकारो में कुछ महिला पुलिसकर्मी एक महिला को रस्सी से टांग कर थाने लेकर आई हैं। इस दौरान किसी ने इस पूरे प्रकरण का वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार बोकारो में चास महिला थाने की पुलिस ने एक महिला को मोबाइल चोरी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया था, लेकिन वह किसी तरह से थाने से फरार हो गई। इसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने उसकी तलाश शुरू कर दी और जब वह मिली तो उन्होंने उसके पैरों को रस्सी से बांधा और उसे टांग कर थाने ले आई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बोकारो से सेक्टर 4 में पुलिस ने महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही थी कि वह मौका मिलते ही वहां से फरार हो गई। उसके फरार होते ही थाने में हड़कंप मच गया। उसकी तलाश शुरू हुई और 3 महिला कांस्टेबलों ने रस्सी से टांग कर थाने लेकर आए। इस दौरान इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुणे में एक स्कूल के इमारत के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए शरद पवार और अजित पवार पहुंचे। इस दौरान उनके बीच की दूरियां साफ दिखाई पड़ रही थी। इस बाबत सुप्रिया सूले ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमारी राजनीतिक भूमिका अलग है, लेकिन पारिवारिक नातों में हमने कभी भी कटुता नहीं आने दी है। इसे वैचारिक परिपक्वता कहते हैं।
बता दें कि स्कूल का संचालन विद्या प्रतिष्ठान द्वारा किया जाएगा, जो कि एक शिक्षा संस्थान है। महाराष्ट्र भर में इसके कई स्कूल हैं। शरद पवार ने 1972 में विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की थी ताकि आम छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इस कार्यक्रम में पूरा पवार परिवार एक साथ नजर आया। इस दौरान अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी मौके पर मौजूद रही। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रिया सूले के विरुद्ध बारामती सीट से सुनेत्रा पवार के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। यहां अजित पवार ने अपने भाषण में कहा कि स्कूल के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इस दिशा में शिक्षक प्रयास करें। स्कूल का छात्र दुनिया में कहीं भी जाने पर सफल होना चाहिए। इस दौरान शरद पवार ने अपने भाषण में विद्या प्रतिष्ठान के कामकाज और शिक्षा के स्तर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि परिवार का मुखिया मैं हूं और कई जरूरी मामलों में मुझसे सलाह ली जाती है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार विदेश के। इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। इजराइल की सेना जमीनी हमले के लिए भी गाजा सीमा पर तैनात है। उधर गाजा पर इजराइल ने लगातार भीषण हमले किए हैं। इन हमलों में कई फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इन सब के बीच इजराइल ने एक बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान से हमास और गाजा पट्टी में रहने वाले लोग दहशत में आ जाएंगे। इजराइल ने ऐलान किया है कि गाजा पट्टी पर हमले और तेज कर रहा है। इजरायली युद्ध विमानों ने पूरे गाजा पट्टी के साथ साथ सीरिया के 2 हवाई अड्डों और हमास के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में कथित तौर पर उग्रवादियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक मस्जिद को निशाना बनाया। इसी बीच मानवीय सहायता के एक दूसरे काफिले के मिस्र से रविवार की दोपहर गाजा में प्रवेश करने की खबर है। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि उनका देश गाजा में हमले तेज कर रहा है और जमीनी हमले भी किए जाने की संभावना बढ़ रही है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष 16 दिनों से जारी है और दोनों पक्षों के बीच हो चुके 5 गाजा युद्धों में सबसे घातक है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि गाजा में मरने वालों की संख्या कम से कम 4,651 तक पहुंच गई है, जबकि घेराबंदी वाले क्षेत्र में 14,254 अन्य घायल हुए। मंत्रालय ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास की ओर से इजराइल में किए गए हमले के बाद से कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हिस्सा और इजरायली हमले में 93 फिलिस्तीन भी मारे गए हैं। वहीं 1,650 से अधिक अन्य घायल हुए हैं। हमास के हमले में इजराइल में 1400 से अधिक लोग मारे गए। समझा जाता है कि हमास ने 203 लोगों को बंधक भी बना लिया है। एशिया महाद्वीप में इस समय दिन प्रतिदिन भूकंप आ रहे हैं। इन भूकंपों की वजह से आए दिन परेशान होते हुए दिखते हैं। रविवार को नेपाल में 6 से ज्यादा की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं अब सोमवार की सुबह लगभग 6:30 बजे म्यांमार में झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.3 मापी गई। हालांकि इससे किसी तरह के जानमाल की नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। हाल ही के दिनों में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भूकंप की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दरअसल हमारी धरती के भीतर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार अपने स्थान पर घूमते रहती हैं। हालांकि कभी कभी इनमें टकराव या संघर्ष भी होता है। इसी कारण धरती के विभिन्न इलाकों में लगातार भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती हैं। भारत का उत्तरी क्षेत्र हिमालय के करीब उत्तर भारत से पूर्वोत्तर भारत तक फैले हिमालय क्षेत्र में 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर स्थित होने के कारण भारत और नेपाल में भूकंप आते रहते हैं। इस कारण इसके झटके दिल्ली में भी महसूस होते हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सलमान कैटरीना की टाइगर 3 का लेके प्रभु का नाम गाना हुआ रिलीज। अरिजीत सिंह की आवाज ने बढ़ाई गाने की शान। अब समाचार खेल जगत के। भारत के पूर्व खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी का हुआ निधन, क्रिकेट जगत के लिए बुरी खबर। आखिर में समाचार बाजार के। 22 कैरेट सोने की कीमत 250 रुपए टूटकर 56,350 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है।
कीमतों में आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिल सकता है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में त्योहार की खरीद करने निकले लोग, छुट्टी के कारण शहर में लोगों की संख्या कम। भारगी में दशहरा के मौके पर बाजारों में आई रौनक। यदुवीर ने मैसूर पैलेस में आयुध पूजा की। कर्नाटक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 3% से अधिक डीए बढ़ोतरी की घोषणा की। एच डी कुमारस्वामी ने सीएम सिद्धरामैया को कहा कर्नाटक का हीरो। मराठा समुदाय को आरक्षण देने की बात पर सामने आया डिप्टी सीएम फडणवीस का बड़ा बयान। चरम पर है नफरत, अल्पसंख्यक मुसलमानों का सफाया करना चाहती है बीजेपी। जयपुर में जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।